नमस्कार। फाइनेंशियल ईयर का अंत आते ही कंपनी अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज करने में लग जाती है। बिल्कुल। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम साल के अंत में अपनी पर्सनल फिनेंसेस का हिसाब किताब करते हैं। हाँ, लेकिन कंपनियों के लिए ये प्रक्रिया बहुत बड़ी और मतलब फॉर्मल होती है। और इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार होता है, ऑडिटर। सही कहा। आज हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 के चैप्टर एक्स से जुड़े कुछ सोर्स मटेरियल्स हैं जो ऑडिट और ऑडिटर्स के बारे में है। हमारा मिशन है ये समझना कि किसी कंपनी का ऑडिटर आखिर होता कौन है। उसे नियुक्त कैसे करते हैं? हाँ, उसकी शक्तियां क्या हैं और सबसे जरूरी उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। इसे आप एक तरह से कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट के पीछे की कहानी समझ सकते हैं। बिल्कुल। और उस कहानी का सबसे जरूरी पहलू है स्वतंत्रता, यानी इंडिपेंडेंस। इन सभी नियमों का जो मूल उद्देश्य है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करना है। अच्छा। कानून ऑडिटर को सिर्फ एक अकाउंट चेकर नहीं मानता, वो शेयर होल्डर्स और पब्लिक के भरोसे का रखवाला है। और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी? सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ये पक्का करना कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस की ट्रू एंड फेयर व्यू पेश करें। ट्रू एंड फेयर व्यू, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसका असल में मतलब क्या हुआ? इसे ऐसे समझिए, ये एक फिल्टर वाली सोशल मीडिया फोटो और एक असली पासपोर्ट फोटो के बीच का अंतर है। वाह, क्या एनालॉजी है। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सारे नंबर सही सही जोड़े गए हैं। इसका मतलब है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की सेहत की एक सच्ची, बिना किसी लाग लपेट के तस्वीर दिखाते हैं। और अगर इसमें कोई चूक हो गई तो जिम्मेदारी सीधे ऑडिटर पर आती है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो चलिए इस प्रक्रिया को एकदम शुरू से समझते हैं। किसी कंपनी के लिए ये ऑडिटर, या कह लें कि ये फाइनेंशियल हेल्थ डॉक्टर, चुना कैसे जाता है, खासकर जब कोई कंपनी नई नई शुरू हुई हो। यहीं पर पहला चेक एंड बैलेंस आता है। एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी के मामले में रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पहला ऑडिटर नियुक्त करना होता है। सिर्फ 30 दिन? हाँ, और अगर बोर्ड ऐसा नहीं कर पाता तो ये अधिकार सीधे शेयर होल्डर्स के पास चला जाता है। अच्छा। जो अगले 90 दिनों में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी ईजीएम में नियुक्ति करते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि ऑडिटर मैनेजमेंट के प्रति नहीं बल्कि कंपनी के मालिकों के प्रति जवाबदेह हो। और सरकारी कंपनियों के लिए क्या वहां प्रक्रिया अलग होती है? हाँ, वहाँ एक और लेयर है। सरकारी कंपनियों में पहले 60 दिनों में ऑडिटर नियुक्त करने का अधिकार कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी के पास होता है। सीएजी के पास? जी, अगर सीएजी चूक जाते हैं तब जाकर ये जिम्मेदारी बोर्ड और फिर शेयर होल्डर्स के पास जाती है। तो सीएजी की सीधी भूमिका ये दिखाती है कि सरकार अपने नियंत्रण वाली कंपनियों में पारदर्शिता को लेकर कितनी गंभीर है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हुई पहले ऑडिटर की बात। उसके बाद क्या होता है? पहले ऑडिटर का कार्यकाल पहली एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम तक ही होता है। बस पहली एजीएम तक? हाँ, उस एजीएम में कंपनी एक नया ऑडिटर नियुक्त करती है जो आमतौर पर 5 साल के लिए पद पर रहता है, यानी छठी एजीएम तक। इसके लिए ऑडिटर से एक रिटन कंसेंट और एक सर्टिफिकेट भी लिया जाता है। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जिसके बारे में सोर्सेज में काफी जिक्र है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। हाँ, ये बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कोई ऑडिटर अच्छा काम कर रहा है तो उसे बदलने की क्या जरूरत है? मतलब कंपनी और ऑडिटर के बीच एक लंबा रिश्ता तो अच्छी बात होनी चाहिए, है ना? देखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन कानून इसे एक पोटेंशियल खतरे के तौर पर देखता है। खतरा? कैसा खतरा? सोचिए, अगर आपका फैमिली डॉक्टर सालों से एक ही है तो एक सहजता और दोस्ती का रिश्ता बन जाता है। हो सकता है कि इसी सहजता में वो कुछ छोटे मोटे लक्षणों को नजरअंदाज कर दे। हाँ, हो सकता है। कॉर्पोरेट दुनिया में इसी खतरे को फेमिलियरिटी थ्रेट कहते हैं। लंबे समय तक एक ही ऑडिटर रहने से उसकी निष्पक्षता और पेशेवर संदेह करने की क्षमता, मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, पर असर पड़ सकता है। अच्छा, तो ऑडिटर रोटेशन एक तरह का सुरक्षा उपाय है, तो ये किन कंपनियों पर लागू होता है और इसके नियम क्या हैं? ये नियम सभी लिस्टेड कंपनियों पर और कुछ बड़ी अनलिस्टेड पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों पर लागू होता है जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल एक तय सीमा से ज्यादा हो। और नियम ये है कि कोई व्यक्ति, मतलब इंडिविजुअल ऑडिटर, लगातार 5 साल से ज्यादा के एक टर्म के लिए नियुक्त नहीं हो सकता और एक ऑडिट फर्म लगातार 5-5 साल के 2 टर्म्स यानी कुल 10 साल से ज्यादा के लिए नियुक्त नहीं हो सकती। और 10 साल के बाद क्या वो फिर से आ सकते हैं?
नहीं, तुरंत नहीं। 10 साल पूरे करने के बाद उन्हें 5 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड से गुजरना पड़ता है। कूलिंग ऑफ पीरियड? हाँ, इस दौरान वे उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। ये कूलिंग ऑफ पीरियड एक तरह का रीसेट बटन है जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी ऑडिटर किसी कंपनी के सिस्टम का स्थायी हिस्सा न बन जाए। ये तो काफी सख्त नियम है। लेकिन मान लीजिए किसी ऑडिटर को उसके कार्यकाल से पहले ही हटाना हो, क्या कंपनी जब चाहे उसे निकाल सकती है? बिल्कुल नहीं। कानून ने इस प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत मुश्किल बनाया है। क्यों? ताकि ऑडिटर मैनेजमेंट के दबाव में आए बिना स्वतंत्र रूप से काम कर सके। अच्छा, तो प्रक्रिया क्या है? किसी ऑडिटर को हटाने के लिए कंपनी को सिर्फ शेयर होल्डर्स से स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास नहीं करवाना होता, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। केंद्र सरकार से? जी हाँ, और ऑडिटर को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है। और अगर ऑडिटर खुद ही पद छोड़ना चाहे, मतलब रिजाइन कर दे? अगर ऑडिटर खुद इस्तीफा देता है तो उसे 30 दिनों के भीतर कंपनी और रजिस्ट्रार को इस्तीफे का कारण बताना होता है। कारण बताना जरूरी है? बहुत जरूरी। ये पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। अगर कोई गंभीर मुद्दा है जिसके कारण ऑडिटर पद छोड़ रहा है तो वो रेगुलेटर्स की नजर में आ जाता है। और अगर न बताए तो भारी जुर्माना भी लग सकता है। ठीक है, तो हमने नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया तो समझ ली, लेकिन इस भूमिका के लिए योग्य कौन है? क्या कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी का ऑडिटर बन सकता है? बनने के लिए तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है, लेकिन कानून योग्यता से ज्यादा इस बात पर ध्यान देता है कि कौन ऑडिटर नहीं बन सकता। अच्छा, मतलब डिस्क्वालिफिकेशंस पर ज्यादा जोर है। बिल्कुल। इसके लिए डिस्क्वालिफिकेशंस की एक लंबी लिस्ट है। ये इस पूरे ढांचे की नींव है। तो ये लिस्ट क्या कहती है? कौन है वो लोग जो ऑडिटर नहीं बन सकते? इस पूरी लिस्ट को हम 3 बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा है। पहली है फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स। वित्तीय टकराव? जैसे अगर कोई व्यक्ति, उसका रिश्तेदार या पार्टनर कंपनी में कोई सिक्योरिटी या शेयर रखता है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। कोई भी शेयर? हाँ, हालांकि रिश्तेदारों के लिए 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू तक की छूट दी गई है। अच्छा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति कंपनी का 5 लाख रुपए से ज्यादा का कर्जदार है तो वो भी अयोग्य है। इसका लॉजिक सीधा है। आप उस कंपनी का निष्पक्ष ऑडिट कैसे कर सकते हैं जिससे आपने पैसे ले रखे हैं? बिल्कुल सही। तो पहली श्रेणी हुई वित्तीय टकराव, दूसरी क्या है? दूसरी श्रेणी है पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। कंपनी का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ऑडिटर नहीं हो सकता, नहीं उनका कोई पार्टनर या एम्प्लॉय। और रिश्तेदारों का? हाँ, अगर किसी व्यक्ति का कोई करीबी रिश्तेदार कंपनी में डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सनल मतलब KMP की पोस्ट पर है तो भी वो ऑडिटर नहीं बन सकता। सोचिए, क्या आप वाकई निष्पक्ष होकर अपने रिश्तेदार की गलतियां निकाल पाएंगी? कानून इसी मानवीय पक्ष को ध्यान में रखता है। और तीसरी श्रेणी? तीसरी है प्रोफेशनल लिमिट्स एंड कंडक्ट। एक ऑडिटर एक साथ 20 से ज्यादा कंपनियों का ऑडिट नहीं कर सकता। सिर्फ 20? जी, ये वर्कलोड पर एक सीमा लगाता है ताकि ऑडिट की क्वालिटी बनी रहे। और सबसे गंभीर डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि अगर किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने दोषी ठहराया है तो सजा पूरी होने के 10 साल बाद तक वह किसी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। तो कुल मिलाकर ये नियम ये सुनिश्चित करते हैं कि ऑडिटर हर तरह के दबाव से मुक्त हो, चाहे वो वित्तीय हो, भावनात्मक हो या पेशेवर। बिल्कुल। ऑडिटर को एक अंपायर की तरह होना चाहिए जो किसी भी टीम का पक्ष लिए बिना सिर्फ खेल के नियमों के हिसाब से फैसले दे। ये डिस्क्वालिफिकेशंस उसी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए हैं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ऑडिटर कौन बन सकता है और कौन नहीं। लेकिन एक बार जब वे नियुक्त हो जाते हैं तो उनके पास असल में क्या अधिकार होते हैं? क्या वे कंपनी में किसी भी फाइल को देख सकते हैं? हाँ, ये उनका सबसे बड़ा अधिकार है। ऑडिटर के पास किसी भी समय कंपनी की किताबों, खातों और वाउचर तक पहुंचने का अधिकार है, चाहे वे कहीं भी रखे हों। कहीं भी मतलब कहीं भी? हाँ, इसे आप ऑडिटर का एक्सरे मशीन समझ सकते हैं। वह कंपनी के अधिकारियों से कोई भी जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है जो उसके काम के लिए जरूरी हो। और उसे कंपनी के जनरल मीटिंग्स में शामिल होने और अपनी बात रखने का भी अधिकार है। ये अधिकार तो काफी व्यापक है। और इन अधिकारों का इस्तेमाल करके उनकी सबसे बड़ी ड्यूटी या कर्तव्य क्या है? उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है मेंबर्स को एक ऑडिट रिपोर्ट देना। ये उस फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप का फाइनल नतीजा है। अच्छा, रिपोर्ट कार्ड एक तरह से। हाँ,
इस रिपोर्ट में उन्हें ये राय देनी होती है कि क्या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कानून के अनुसार बने हैं और क्या वे कंपनी की वित्तीय स्थिति का वही ट्रू एंड फेयर व्यू पेश करते हैं जिसकी हमने शुरू में बात की थी। और क्या हो अगर इस चेकअप के दौरान ऑडिटर को कुछ बहुत गड़बड़ मिले? मान लीजिए उसे पता चले कि कंपनी के अधिकारी कोई फ्रॉड कर रहे हैं। ये एक ऑडिटर की सबसे गंभीर जिम्मेदारियों में से एक है, फ्रॉड रिपोर्टिंग। फ्रॉड रिपोर्टिंग। हाँ, अगर ऑडिट के दौरान ऑडिटर को लगता है कि कंपनी में अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी की गई है तो वो चुप नहीं रह सकता। उसे इसकी सूचना सीधे केंद्र सरकार को देनी होती है। सीधे सरकार को, मतलब कोई बीच में नहीं? बिल्कुल, इसकी एक तय प्रक्रिया है। सबसे पहले उसे 2 दिनों के अंदर बोर्ड या ऑडिट कमेटी को सूचित करना होता है और 45 दिनों के भीतर उनका जवाब मांगना होता है। और फिर जवाब मिलने पर उसे अपनी टिप्पणियों के साथ 15 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजनी होती है। और अगर 45 दिनों में कोई जवाब नहीं मिलता तो भी उसे ये बताते हुए रिपोर्ट भेजनी होती है कि कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये ऑडिटर को एक वॉचडॉग की भूमिका में रखता है जिसकी पहुंच सीधे सरकार तक होती है। मतलब ऑडिटर सिर्फ अकाउंट्स ही नहीं जांचता बल्कि एक तरह से विसल ब्लोअर की भूमिका भी निभाता है। बिल्कुल। यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या ऑडिटर अपनी क्लाइंट कंपनी को ऑडिट के अलावा दूसरी सर्विसेज भी दे सकता है, जैसे अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट एडवाइस? नहीं, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिबंध है। कानून कुछ सेवाओं की एक लिस्ट देता है जिन्हें प्रोहिबिटेड सर्विसेज कहा जाता है। और इसमें क्या क्या आता है? इसमें अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या मैनेजमेंट सर्विसेज जैसी कई चीजें शामिल हैं। इसका कारण क्या है? कारण वही है, हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक ऑडिटर खुद के किए काम का ऑडिट नहीं कर सकता। अगर आप ही कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हैं तो आप निष्पक्ष होकर उनमें गलतियां कैसे निकालेंगे? सही बात है। अगर आप ही मैनेजमेंट को सलाह दे रहे हैं कि कौन सा फैसला लेना है तो बाद में आप उस फैसले के वित्तीय प्रभाव का निष्पक्ष मूल्यांकन कैसे करेंगे? ये सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज का एक क्लासिक उदाहरण है जो ऑडिटर की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए जरूरी है। एग्जैक्टली। तो ये पूरी व्यवस्था चेक्स एंड बैलेंसेस पर बनी है। लेकिन अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है, चाहे वो कंपनी हो या खुद ऑडिटर, तो होता क्या है? इसके परिणाम क्या हैं? कानून में इसके लिए सजा का भी साफ प्रावधान है। इसे हम फाइनेंशियल मैल प्रैक्टिस के परिणाम कह सकते हैं। तो क्या सजा है? अगर कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है तो उस पर 25,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और ऑडिटर के लिए? ऑडिटर के लिए सजा इस बात पर निर्भर करती है कि गलती अनजाने में हुई थी या जानबूझकर। अच्छा। अगर गलती जानबूझकर नहीं की गई तो उस पर 25,000 से 5 लाख रुपए या उसकी फीस का 4 गुना, जो भी कम हो, का जुर्माना लगता है। और अगर ये साबित हो जाए कि ऑडिटर ने जानबूझकर कंपनी या शेयर होल्डर्स को धोखा देने की नीयत से गलती की थी, तब सजा बहुत गंभीर हो जाती है। इसमें 1 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना 50,000 से 25 लाख या उसकी फीस का 8 गुना तक हो सकता है। मतलब सिर्फ जुर्माना नहीं, जेल भी? जी हाँ। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। ऑडिटर को अपनी पूरी फीस वापस करनी पड़ सकती है और कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ सकती है। ये तो बहुत ही गंभीर है। एक ऑडिटर के लिए उसकी साख ही सब कुछ होती है। एक धोखाधड़ी का आरोप उनके पूरे करियर को खत्म कर सकता है। इसलिए ये नियम इतने सख्त हैं। तो आज हमने ऑडिटर की पूरी यात्रा को समझा। एक फाइनेंशियल डॉक्टर की नियुक्ति और रोटेशन से लेकर उसकी योग्यता, उसके डायग्नोस्टिक टूल्स यानी शक्तियां, उसकी जिम्मेदारियां और अंत में मैल प्रैक्टिस के गंभीर परिणामों तक। बिल्कुल। कंपनीज एक्ट ऑडिटर को सिर्फ एक नंबर क्रंचर के रूप में नहीं देखता। वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो शेयर होल्डर्स और जनता के भरोसे का प्रतीक है। उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता ही इस पूरे सिस्टम की नींव है। एकदम सही। आज की इस चर्चा से एक विचार मन में आता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। बिल्कुल। जैसा कि सोर्स मटेरियल में बताया गया है कि अगर किसी ऑडिट फर्म का कोई पार्टनर धोखाधड़ी में शामिल पाया जाता है तो जिम्मेदारी उस पार्टनर और फर्म दोनों की संयुक्त रूप से होती है। हाँ। इस प्रावधान का बड़ी ऑडिट फर्मों के आंतरिक कल्चर और रिस्क मैनेजमेंट पर क्या असर पड़ता होगा, ये जानते हुए कि एक पार्टनर की गलती पूरी फर्म की साख और अस्तित्व को दांव पर लगा सकती है, ये उन पर कितना दबाव डालता होगा।